ये वाला क्वेश्चन जो घर में सॉल्व करनी थी इसका आंसर आ गया था? थोड़ा बहुत नहीं, आंसर पूरा आता है या तो नहीं आता है? थोड़ा बहुत नहीं आता है। सेकंड वाले पार्ट में, तो सेकंड वाला जो पार्ट है ना उसी को हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। सेकंड वाले पार्ट में क्या करना था हमको, इसमें आपने एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर कैलकुलेट कर ली, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकल जाएगा। उसके बाद एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो आई थी ना, उसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी आई थी? 2.5 इंटू 10⁴ थी ना अक्षत? इतनी आई थी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो एनर्जी बच जाएगी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, एनर्जी बच जाएगी। तो हमने वॉल्यूम निकाला, तो वायर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है मल्टीप्लाइड बाय उसकी लेंथ। जैसे एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर का एरिया सॉरी वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? उसका क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय उसकी हाइट। वैसे वायर का एरिया इंटू उसकी लेंथ। एरिया क्वेश्चन में दे रखा है 2 mm², तो उसको हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया। लेंथ मीटर में दी है, तो ये टोटल हमारे पास वॉल्यूम आ गया मीटर क्यूब में। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया उससे, और देखो हमारे पास 0.2 जूल पोटेंशियल एनर्जी आ गई उस वायर की। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, इसके बाद चलो ये अगला एक क्वेश्चन है, ये वाला सॉल्व कर लिया था कि कल? नहीं ना? इस वाले क्वेश्चन को बनाओ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द वॉल्यूम, बोर्ड में है नहीं? हाँ, हाँ, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ सॉलिड कॉपर क्यूब। एक कॉपर का क्यूब है कोई बना हुआ, यानी इसकी सारी साइड सेम डायमेंशन की है, 10 सेंटीमीटर सारी की सारी एज। अगर इसको किसी हाइड्रोलिक प्रेशर हमने अप्लाई किया, और वो हाइड्रोलिक प्रेशर कितना था? 10⁷ पास्कल। तो बताओ उसमें वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ, मतलब क्या निकालना है? पहली बात तो ये बताओ। रीमा तान्या, आप लोग भी जवाब दीजिए, क्या निकालना है यहाँ पे हमें? वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन किससे डिनोट करेंगे? वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है या एक्सपेंशन हुआ है? मतलब बॉडी का वॉल्यूम क्या हुआ है? चेंज हुआ है। तो वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन निकालो, मतलब क्या निकालो? डेल वी, चेंज इन वॉल्यूम निकालो। तो हमें निकालना है डेल वी। और क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? देखो, प्रेशर दे रखा है और बल्क मॉड्यूलस दे रखा है। बल्क मॉड्यूलस अगर क्वेश्चन में दिया है तो वो चाहता है कि आप ये वाले फॉर्मूले का यूज करो। कौन सा फॉर्मूला? बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू, बताओ क्या है बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू? हाँ, बल्क मॉड्यूलस के इज इक्वल्स टू चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। प्रेशर क्या होता है? स्ट्रेस। और ये क्या होता है? स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब देखो प्रेशर इसमें कितना अप्लाई किया गया? 10⁷ अप्लाई किया गया। ये तो नहीं लिखा है कि 10⁻³ था, वहां से हम 10⁻7 में गए, तो हम क्या मानेंगे? 0 से 10⁻7 पे चले गए। तो प्रेशर आपको दे रखा है 10⁻7, और उसके बाद नीचे आपको डेल वी निकालना है। एक्चुअल वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं? क्यूब है ना 10 सेंटीमीटर साइड का, तो 10 × 10 × 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा। यहां से आपको डेल्टा वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या होती है बच्चों को? बस वही सेंटीमीटर मीटर की प्रॉब्लम है इसमें। आंसर देखो, कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो और सेंटीमीटर मीटर की प्रॉब्लम दिख रही हो, तो पहले ना आप आंसर्स को देखना, आंसर की यूनिट क्या है। तो हम लोग आंसर उसी में निकालने की कोशिश करेंगे। किसमें दिया हुआ है वो? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं, या अगर कोई बच्चा मीटर में निकाल भी लिया तो बाद में वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकता है। चलो आप लोग बताओ, मैं इसको मीटर में निकाल के बताऊं कि सेंटीमीटर में? हाँ, तो हम बिल्कुल फ्री हैं। बच्चे दो टाइप की अप्रोच रखते हैं। एक, जो आंख बंद करके सीधा इसको देख के सॉल्व करना शुरू करते हैं, आंसर जो भी आएगा फिर हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, इतना आता है यार, और कर लेते हैं। दूसरा बच्चे क्या करते हैं? अच्छा, सेंटीमीटर में दिया हुआ है सारे ऑप्शन, तो इसमें जितना मीटर है उसको भी मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूंगा और आंसर तक ही पहुंच जाऊंगा। दोनों अप्रोच सही है। ठीक है, एक बार खुद से सॉल्व करो, गलती होगी यही होगी, बाद में नहीं होगी। फॉर्मूला मैंने बता दिया है।
आपको बल्क मॉड्यूलस दे रखा है 140 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको डेल्टा पी दे रखा है 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद v आपको दे रखा है 10 × 10 × 10 सेंटीमीटर का क्यूब। ये कैसे लिया मैंने, क्योंकि क्यूब है जिसकी सारी साइड 10 सेंटीमीटर की है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है L × B × H, सेंटीमीटर क्यूब। और डेल्टा V ये हमें फाइंड आउट करना है, बस एक ही तो अननोन है वहां पे, निकालो विप्लव फटाफट। आ गया आंसर? मैं तो भाई इसको दोनों तरीके से सॉल्व करूंगा, आप लोग अपना अपना सॉल्व करो, मैं अपना अपना सॉल्व कर रहा हूं। आइए, k इज इक्वल्स टू, गुड इवनिंग। ये देखो, ये मैंने पहले तरीके से सॉल्व किया, इसमें इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रहने दिया है, इसको भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रहने दिया है, और जो वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब में था, तो सेंटीमीटर क्यूब को मैंने मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया है। सर आपको कैसे पता है कि 10⁶ से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अरे भाई सेंटीमीटर की पावर 3 है ना, एक सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10⁻⁻2 मीटर होते हैं। तो देखो इसका क्यूब करने पे क्या मिलेगा, 10⁻⁻6 मीटर्स मिलने वाला है। तो हमारा आंसर भी किसमें आएगा फिर, सॉरी इधर मैंने के लिख दिया ना, इधर डेल्टा वी होगा, इधर डेल्टा वी, के को मैं नीचे ले आया, डेल्टा वी को इधर ले आया, है ना। तो यहाँ पे देखो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये मीटर क्यूब में, तो हमारा जो डेल्टा वी आएगा वो भी किस में आएगा, मीटर क्यूब में आने वाला है। तो इसको सॉल्व करके देखेंगे कितना आता है आंसर। 7 और 3 10, 10 में से ये गया, तो 10⁻⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 140 इंटू 10⁻⁹। अच्छा हाँ, 7 और 3 10, 10 - 6 +4, +4। आगे इसको सॉल्व करने पे क्या जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो -5 बचेगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 140। नीचे एक और जीरो है, तो ये 10⁻⁻6 लिख लेता हूं इसको, 10⁻⁻6, ये भी ऊपर चला जाएगा। तो 1/14 इसी को सॉल्व करना है आपको। 1/14 कितना हो जाएगा, 1/14 0.07, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 0.07 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। और देखो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख लूंगा, सेंटीमीटर क्यूब। अभी अभी हमने देखा था कि 10⁻⁻6 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं।
तो इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा क्या, सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। डी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना, सेंटीमीटर मीटर का इसमें प्रॉब्लम था, बाकी सब सॉल्व हो जाता है, ऐसा कुछ इसमें नया नहीं है। चेंज करें। अगला ये क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ 4 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल। देखो भाई, सेम मटेरियल की आपने ना 4 वायर्स बना के रखे हैं यहाँ पे। इन विच वायर द इंक्रीज इन लेंथ विल बी मैक्सिमम। मतलब क्या चीज मैक्सिमम होगी, डेल्टा एल। चारों में से किसमें डेल्टा एल मैक्सिमम होगा, जब सब में ना हमने सेम फोर्स लगा के रखा हुआ है। देख के बताओ। चलो सबसे पहले तो बताओ डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एल अपॉन ए अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। चारों के लिए टेंशन की वैल्यू सेम है, और सबके लिए क्या वैल्यू सेम है, यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू भी सेम है। सबके लिए फोर्स सेम है, यहां पे लिखा हुआ है सेम टेंशन। इसका मतलब क्या होगा, एफ की वैल्यू जो है ना सबके लिए सेम है। और यहां पे लिखा हुआ है सेम मटेरियल, इसका मतलब क्या है, सबके लिए वाई की वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये दोनों क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो मैं लिख सकता हूं ना, डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। किस पे डिपेंड करेगा, एल बाई ए की रेशियो पे डिपेंड करेगा। एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पाई बाई 4 डी का स्क्वायर। यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है ना, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन पाई बाई 4 डी का स्क्वायर। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन लगा होता है ना, तो आप सारे कांस्टेंट्स को हटा देते हैं, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन क्या बता रहा है कि इसके प्रोपोर्शनल है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे ना, तो उसमें ये सब काउंट हो जाते हैं। तो पाई बाई 4 को भी हटा दो, तो आपको क्या पता चलेगा, डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन डी स्क्वायर। जिसके लिए एल अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, उसी में चेंज इन लेंथ सबसे ज्यादा होगा। समझ गए ना। कोई बच्चा क्या कर सकता है, सबके लिए ना इसमें वैल्यू पुट करते जाएगा और देखेगा कि किसके लिए डेल्टा एल सबसे ज्यादा आ रहा है। लेकिन ये सबसे स्मार्ट तरीका है। जिन चीजों को उसने बोला कि सब कांस्टेंट है, देखो एफ और वाई कांस्टेंट थे, तो हमने उनकी जगह पे क्या कर दिया, इनको हटा दिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया। पाई बाई 4 भी तो क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको भी हमने हटा दिया। किस पे डिपेंड करेगा, ये एल बाई डी स्क्वायर पे। सर आप कांस्टेंट को कैसे ऐसे हटा सकते हैं, अरे भाई जब रेशियो लेंगे तब पाई बाई 4 भी तो कट जाएगा ना। अब देखो एल बाई डी स्क्वायर सबसे ज्यादा किसके लिए है, देख के बताओ। अब चारों में से इतना कंपेयर करो, चलो फटाफट। सबके लिए देखो लेंथ दी हुई है और डायमीटर भी दिया हुआ है। 4 ऑप्शन है ना, देखो लेंथ भी दिया हुआ है, डायमीटर भी दिया हुआ है। चलो देखते जाते हैं। 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 1000 mm। एमएम भाई, एमएम में दिया है ना, मेरी मर्जी में जो चाहे यूनिट ले लो, सबके लिए सेम करूंगा मैं। तो देखो इसके लिए लेंथ है कितनी, पहले वाले के लिए 1000 डिवाइडेड बाई नीचे डायामीटर का स्क्वायर। डायामीटर कितना है, 1, तो नीचे 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये, 1000। दूसरे वाले के लिए देखो कितना हो जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो ये कितना हो गया, 500। तीसरे वाले के लिए देखो कितना हो जाएगा, 300 यानी कि 3000 mm डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, 9। ये कितना हो गया, ये तो 300 समथिंग कुछ हो जाएगा। तो ये तो और इससे भी कम आएगा। इसके लिए देखते हैं कितना होता है, 50 सेंटीमीटर मतलब 5500 mm, और 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा, 0.25। 0.25 यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। 1/4 ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 2000। भाई 0.25 है ना, 0.25 को क्या लिख सकते हैं, 1/4। तो 4 ऊपर जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 4 से, ऊपर 2000 बन जाएगा, नीचे 1 बन जाएगा। इसमें भी समझ में आ गया ना। तो किसके लिए सबसे ज्यादा आ रही है, एल अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू, वही उसी में सबसे ज्यादा। तो आयुष भाई ने बोला था कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, देख के नहीं बताना है हमको, वैल्यूज पुट करके। हाँ, नहीं ऐसा फील होता है, अरे इसकी लेंथ तो सबसे छोटी है, डायमीटर भी सबसे छोटा है, ये क्या करेगा। उसी में देखो डबल, इससे डबल है। चलो ये वाले क्वेश्चन आप लोग बनाओगे खुद से, ये वाला क्वेश्चन आप लोग
सॉल्व करके बताइएगा मुझको, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ बाय 0.5 mm इन स्टील, वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस मच स्क्वायर, द फोर्स, फोर्स निकालना है यार, इसमें डेल्टा एल सब कुछ दिया हुआ है। डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए, वाई वाला फॉर्मूला लगाना है, एरिया दिया है, वाई दिया हुआ है, एल दिया है, सब पता चल जाएगा। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस पोजेसेस द हाईएस्ट इलास्टिसिटी, सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किस में होती होगी? रबर में। अच्छा, स्टील होता है क्या? क्यों? हाँ, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो y होता है ना, वो स्टील के लिए इन सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा। y ऑफ स्टील इज ग्रेटेस्ट, हेंस इट इज मोस्ट इलास्टिक इन ऑल ऑप्शंस। लेकिन ऑप्शन में हमेशा सबसे पहले क्या दिखेगा? रबर, ताकि आप लोग किस पे लगाओ? रबर पे। ये तो सबसे अच्छा खिंच जाता है, जो सबसे अच्छा खिंच गया वो इलास्टिक नहीं है। इलास्टिक कौन है? जो बहुत फोर्स लगाने के बाद भी जरा सा ही डिफॉर्म हो और वापस से अपनी पोजीशन में आ जाए। मान लो ये रबर का बना हुआ है, इसके ऊपर मैंने 1000 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये तो टूट जाएगा। लेकिन अगर ये स्टील का है ना, तो 1000 न्यूटन के फोर्स से थोड़ा सा इलोंगेट होगा, लेकिन छोड़ने पे वापस से अपनी पोजीशन में आ गया। ये है इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। हम लोग क्या देखते थे बचपन में, ये पैंट अच्छा खींच रहा है, ये ज्यादा इलास्टिक है। इलास्टिक वो नहीं है, इलास्टिक वो है जो ज्यादा से ज्यादा फोर्स को बियर करके भी वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, वो है इलास्टिक, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है मेरा, इस क्वेश्चन को अभी आप लोग सॉल्व करेंगे। ऑन रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ वायर बाय हाफ, आपने किसी वायर की लेंथ को हाफ कर दिया, काट दिया, उसको हाफ कर दिया, इट्स लोड कैरिंग कैपेसिटी बिकम्स, इसकी लोड बियर करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है सेम रहेगी, ऑप्शन बी है हाफ हो जाएगी, ऑप्शन सी है डबल हो जाएगी, और ऑप्शन डी है 4 टाइम्स हो जाएगी। सॉरी, 4 टाइम्स कम हो जाएगी, 4 टाइम्स लेस। बताओ क्या होगा? ये एक वायर है, पहले ये 100 न्यूटन का वेट बियर कर सकता था, 100 न्यूटन पे ही टूटता था ये, उससे पहले नहीं टूटता था, 100 न्यूटन पे ही ब्रेक हुआ। अब मैंने इसकी लेंथ को काट के इसको आधा कर दिया, अब ये कितना लोड उठा पाएगा, ये मेरा क्वेश्चन है। बिल्कुल सही, सेम। कई बच्चे इसमें कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। भैया ब्रेकिंग स्ट्रेस टूटता किसके कारण ही है? स्ट्रेस के कारण। हमने निकाला था ना ब्रेकिंग स्ट्रेस, और ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। भैया ये वाली स्ट्रेस जब पैदा होगी ना, तभी हमारा वायर टूटेगा। और ब्रेकिंग स्ट्रेस फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। भैया आपने इसकी लेंथ चेंज की है, इसका डायमीटर वगैरह चेंज नहीं किया है, तो अभी भी इसके लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस कितनी रहेगी? सेम रहेगी। तो अभी भी कितना फोर्स बियर करेगा? सेम टू सेम। ऐसा होता है क्या कि 100 किलो वजन उठाना है तो लंबी रस्सी लाना है यार, छोटी रस्सी इसको नहीं उठा पाएगी। छोटी रस्सी से भी बांधोगे तो उसको उठा लोगे ना, लंबी रस्सी से भी उसको उठा लोगे। तो लेंथ ऑफ द वायर या रोप पे डिपेंड नहीं करता उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी, उसके डायमीटर पे डिपेंड करता है। जैसे एक बोरी उठाना है तो आप उसको धागे से बांध के नहीं उठा सकते, उसके लिए मोटी वाली रस्सी चाहिए, डायमीटर ज्यादा रहना चाहिए, लेंथ से फर्क नहीं पड़ता। या एक बात बताओ, एक बोरी है 25 किलो की, उसको धागे से मैंने बांध के उठाने की कोशिश किया, नहीं उठी, और मैंने बहुत लंबा धागा ले आया, बहुत लंबा, क्या उससे उठ जाएगी? वो टूट जाएगी ना, क्योंकि उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी उसके डायमीटर पे डिपेंड करती है, ना कि उसकी लेंथ के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। गुड। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, जहरीला रेशियो। हाँ, पॉइजन्स रेशियो।
पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या है पहले ऐसी समझ लो, जैसे मैं इसको खींचूंगा तो इसकी क्या इंक्रीज हो जाएगी, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। देखो ये इतना इंक्रीज हो गया, तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ गई, लेकिन इसकी लेंथ चेंज होगी तो इसका कुछ तो कम हो जाएगा। क्या इसका डायमीटर चेंज नहीं होगा? जैसे ही मैं खींचूंगा तो लेंथ भी बढ़ जाएगी और इसका डायमीटर भी बढ़ जाएगा। सही बोला क्या? कम हो जाएगा। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि खींचोगे तो लेंथ बढ़ रही है लेकिन डायमीटर कम ही नहीं हो रहा है, डायमीटर भी कम हो जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है उसमें जो स्ट्रेन आई उसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रेन हमको फ्री में मिली इसे क्या कहते हैं? इस डायरेक्शन में तो हमने फोर्स लगाया ही नहीं, पर इस डायरेक्शन में भी तो लेटरल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो रहता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? पॉइजन्स रेशियो कहते हैं। और ये हमेशा ऐसा होता है कि जब आप इसको ऐसा खींचोगे ना, तब इसका ना अपने आप ये डायमीटर कम होने लगेगा। तो इसी का रेशियो क्या कहलाता है? पॉइजन्स रेशियो कहलाता है। लिखिएगा, व्हेन अ लॉन्ग बार इज स्ट्रेच्ड, व्हेन अ लॉन्ग बार is stretched by a force, by a force along its length, along its length, comma, then its length increases and the radius decreases, and the radius decreases. तो पहले इसकी लेंथ थी L और इसकी जो रेडियस थी ना वो थी कितनी? R। जैसे ही मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया along its length, ये मैंने फोर्स लगा दिया, तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि इसकी लेंथ तो बढ़ गई, इसकी लेंथ देखो बढ़ गई, लेकिन अब ना इसकी रेडियस कम हो गई। अब इसकी लेंथ बढ़ गई और इसकी जो रेडियस है ना वो कितनी हो गई? R माइनस डी आर। डी आर क्या है? चेंज इन रेडियस। तो चेंज इन रेडियस कैसा है? कम हो गई ना। तो पहले आर थी उसमें से डी आर कम हो गई और इसकी लेंथ जो है वो बढ़ गई। तो ये डायग्राम को बना लो, लेंथ इसकी बढ़ गई है तो मैंने इसको लिख दिया ये एल प्लस मान लो डी एल। डीएल लेंथ बढ़ गई लेकिन डीआर रेडियस इसकी कम हो गई। और इसका उल्टा भी होगा, अगर आप इसको दबाओगे ना तो इसकी लेंथ कम होगी लेकिन डायमीटर अब ये फूलते जाएगा। ये फोर्स लगा हुआ है इसके ऊपर अभी भी। लिखिएगा, इसके नीचे फिर से दो छोटी छोटी हेडिंग लिखेंगे, हम बताएंगे कि लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, फिर इनका रेशियो पॉइजन्स रेशियो होता है, वो डिफाइन करेंगे हम। लिखिएगा, लेटरल स्ट्रेन, लेटेरल, एल ए टी ई आर ए एल, लेटेरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया ना उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आती है। कोई बच्चा बता सकता है कि यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन कितनी होगी? स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो क्या लिख लू मैं, स्ट्रेन कितना हो जाएगा? या चेंज इन रेडियस भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं हम। तो चेंज इन रेडियस कितना है? डी आर। एक्चुअल रेडियस हो गई है आर माइनस डी आर, लेकिन चेंज कितना है? डी आर अपॉन ओरिजिनल। ओरिजिनल कितना था? आर। तो हम लोग डी आर बाई आर लिखेंगे। लेकिन इसको और प्रिसाइजली अगर लिखना है तो हम इसको क्या लिखेंगे? माइनस डी आर अपॉन आर। चेंज कितना हुआ है? कम हो गई है ना। तो माइनस डी आर अपॉन आर, ये होगी लेटरल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितनी होगी कोई बता सकता है? चेंज इन लेंथ कितना है? डीएल अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी है? एल। तो डीएल अपॉन एल ये ओरिजिनल लेंथ है। ठीक है, हाँ। लिखिएगा, लेटरल स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ चेंज इन रेडियस टू द ओरिजिनल रेडियस। खत्म। द रेशियो ऑफ चेंज इन रेडियस
अगर क्वेश्चन में डायमीटर दिया होगा तो रेशियो, मतलब रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर, रेडियस डायमीटर दोनों सेम चीज है ना। द रेशियो ऑफ चेंज इन रेडियस टू द ओरिजिनल रेडियस इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। उसके बाद क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसको आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, क्या लिखेंगे इसमें, द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो हमने लेटरल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दोनों को डिफाइन किया। अब आखिरी में लिखेंगे हम अपना जहरीला रेशियो। ये क्या बताएगा, इन दोनों स्ट्रेन का रेशियो, पॉइजन रेशियो। तो सबने लिख लिया, द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इतना लिखने के बाद लिखिएगा नेक्स्ट पैराग्राफ या लाइन से, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू longitudinal strain is called Poisson's ratio। लिख दिया मैंने, इसको म्यू सिंबल है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। किसी किसी बुक में इसको एम सिंबल से भी रिप्रेजेंट करता है। सिंबल से हमको मतलब नहीं है, हमें इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, दैट्स इट। तो लिटरल स्ट्रेन हो जाएगा माइनस डी आर बाई आर, क्योंकि चेंज इन लेंथ रेडियस क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये पॉइजन रेशियो का क्या खेल है। सर क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो पहले क्या होता था, जो पुराने जमाने में जो अल्कोहल बनता था उसको कांच की बॉटल्स में स्टोर करते थे। अब कांच की बॉटल में स्टोर करते थे, आज भी बताओ जो शैंपेन वगैरह होती है उसको जब स्टोर करते हैं, शैंपेन की बॉटल खोलते देखे आप लोगों ने, कहीं भी सेलिब्रेशन होता है उसकी बॉटल खोलते हैं तो ऊपर से किस चीज को हटाते हैं, कॉर्क। सबको पता है। तो कॉर्क को हम लोग हटाते हैं। क्यों कॉर्क लगा रहे हैं हम लोग, उसकी जगह पे कुछ और भी तो लगा सकते हैं, रबर भी तो लगा सकते हैं। तो पहले ना रबर लगा के देखा गया। तो देखो ये थी हमारी वो शैंपेन की बोतल जिसको हम लोग वर्ल्ड कप जीतने के बाद ओपन करने वाले हैं। पहले इसमें क्या किया गया, ऐसे करके एक रबर को ऐसे फिक्स कर दिया गया कि ये देखो हमने रबर लगा दिया है। और ये बॉटल्स की खास बात होती थी, इसमें जो अल्कोहल होता था ये जितना पुराना होगा उतना ज्यादा महंगा बिकता था, जितना ज्यादा ओल्ड हो जाएगा उतना महंगा। तो जब इसको स्टोर करके रखते थे, जैसे ही मौसम चेंज होता था तो अंदर में ये जो भी अल्कोहल है ये क्या होगा, थोड़ा सा वेपराइज होगा। और वेपराइज होने के कारण क्या होगा, अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। और प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा। अब देखो जब इसकी लेंथ ऐसे कम होगी तो इसका डायमीटर क्या होगा, कम होगा, बढ़ेगा। देखो भाई अगर इसमें नीचे से फोर्स लगा रहे हो, ये जब दबेगा तो इसका डायमीटर बढ़ेगा और ये कांच को क्या करता था, क्रैक करता था। तो देखो यहां पे हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए था कि जिसमें हम कितनी भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दे दें, इसमें कोई भी लेटरल स्ट्रेन नहीं आनी चाहिए। तो कॉर्क जो है ना एक ऐसी चीज है जिसको आप ऐसे पिचका लो, उसका डायमीटर नहीं बढ़ता, वो कंप्रेस हो जाता है। तो कॉर्क के लिए पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी होती होगी, आपको उसमें चाहिए क्या लेटरल स्ट्रेन, वो फूलना चाहिए क्या, नहीं, लेटरल स्ट्रेन उसमें कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, तभी तो हमारे काम का है वो, इसलिए तो आज भी हम उसको लगा रहे हैं। क्योंकि उसमें लेटरल स्ट्रेन कितना होता है, जीरो, अंदर कितना भी प्रेशर बढ़ जाए वो नहीं फैलेगा। यानी कि उसमें लेटरल स्ट्रेन कितनी होती है, जीरो। इसीलिए पॉइजन रेशियो फॉर कॉर्क कितना होता है, जीरो होता है, जीरो। और जो रबर होता है हमारा, पता है उसमें जितनी भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आती है उसका हाफ लेटरल स्ट्रेन आता है।
यानी तुमने उसको 1 mm दबा दिया ना, तो 0.5 mm उसका डायमीटर बढ़ जाएगा। तो उसके लिए पॉइजन रेशियो कितना हो जाता है? 0.5। क्योंकि जितना भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आती है ना, उसका हाफ उसमें लेटरल स्ट्रेन आती है। तो कॉर्क के लिए सबसे कम है 0, और रबर के लिए सबसे ज्यादा है। इसलिए कुछ भी लगाओ, पर रबर तो कभी मत लगाना, वो कांच को क्रैक कर देगा। समझ में आया? वो स्टोरी आपके लिए जानना कोई जरूरी नहीं था, बट इससे रिलेटेड है तो मैंने बता दिया। ठीक है। तो पॉइजन रेशियो लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्या इतना समझ में आया? और ये जो हमारा पॉइजन रेशियो है ना, इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी जो वैल्यू है, 0 से बड़ी और 0.5 से कम इसी रेंज में होती है। 0 से ज्यादा और 0.5 से कम इसी रेंज में होती है। हम इसके अगर मैग्नीट्यूड की बस बात करें तो, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग। भले यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड की, शुद्ध मैग्नीट्यूड की। तो माइनस साइन को हटा देंगे तो देखेंगे इसको 0 से 0.5 के बीच में इसकी वैल्यू आती है। लिखिएगा नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इलास्टिसिटी। ये ना कई बार 1 1 मार्क में पूछता है, इसलिए इसको अलग से एक सेट बना दिया मैंने। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इलास्टिसिटी, नंबर 1। देखो कई बार ना क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है कि यहाँ पे एक मटेरियल है, मटेरियल ए, और एक मटेरियल हमारा मटेरियल बी, दोनों का मैंने सेम डायमेंशन का यहाँ पे ये बना के रखा हुआ है। पता है, इसमें अगर आप चाहते हो कि 1 mm का डिफ्लेक्शन हो, तो उसके लिए आपको 100 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ता है। और इसमें भी आप चाहते हो कि 1 mm का डिफ्लेक्शन हो, 1 mm का डिफ्लेक्शन हो, तो उसके लिए तो आपको 5000 न्यूटन या 50,000 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ता है। तो बताओ दोनों में से ज्यादा इलास्टिक मटेरियल कौन सा है? समझ गए ना, दोनों का सेम डायमेंशन है, मटेरियल अलग अलग है। दोनों में हम सेम इलोंगेशन चाहते हैं, 1 mm 1 mm। लेकिन इसमें ना 100 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ता है, इसमें 5000 या 50,000 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ता है। तो दोनों में से कौन सा ज्यादा इलास्टिक है? चलो लिखो पॉइंट। द बॉडी विच रिक्वायर्स ग्रेटर डिफॉर्मिंग फोर्स, द बॉडी विच रिक्वायर्स ग्रेटर डिफॉर्मिंग फोर्स टू प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस a certain change in dimension, a certain change in dimension is more elastic। यानी कि यहां पे कौन ज्यादा इलास्टिक है? बी, इसको ज्यादा फोर्स चाहिए। सर्टेन चेंज इन डायमेंशन इज मोर इलास्टिक, जिसको ज्यादा फोर्स चाहिए डिफॉर्म होने में, वो ज्यादा इलास्टिक है, इसलिए स्टील ज्यादा इलास्टिक है। नंबर 2 लिखिएगा। अच्छा एक बात बताओ, वाटर और एयर, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इलास्टिक होगा? नहीं, ये तो मैंने आपको किसके लिए बताया था? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए बताया था। उनका शेप फिक्स नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे उनका आप साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि देखो आपने क्या किया, जो इंजेक्शन होती है, इंजेक्शन उसमें हवा भर के देखिए, हवा भरी हुई है उसमें, उसके ऊपर वाले पॉइंट, ऊपर वाले को क्या कर दीजिए, बंद कीजिए, उसको खींचिए, तो उसका साइज तो बढ़ गया। जो भी उसका एयर कॉलम था, उसका साइज आपने बढ़ा दिया। वैसे ही क्या होता है, पानी जो होता है उसकी भी डेंसिटी चेंज होती है। पानी की डेंसिटी चेंज होती है। पानी की डेंसिटी मैक्सिमम कितने टेम्परेचर पे होती है? पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर, सबसे ज्यादा। अगले चैप्टर में हम लोगों को ये चीज पढ़नी भी है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा, वो क्या होता है, नीचे जाता है। इसलिए जब किसी लेक में या तालाब में पानी जमता है ना, तो सबसे नीचे के पानी का टेम्परेचर कितना होता है? 4 डिग्री। तो वहां पे जो मछलियां है ना, आराम से रह पाती हैं। पानी जितना ठंडा, 4 डिग्री से कम टेम्परेचर वाला पानी ऊपर चला जाएगा, और वो पहले जमेगा। 4 डिग्री का नीचे अभी भी वहां पे लिक्विड वाटर है, वहां पे मछलियां तैर सकती है। समझ में आया? लिखिएगा अगला पॉइंट, वाटर इज मोर इलास्टिक देन एयर।
वाटर इज मोर इलास्टिक देन एयर। यहां पे देखो मैंने दो कंटेनर लेके रखे हुए हैं, ये एक कंटेनर है और ये एक कंटेनर है। इन दोनों में मैंने ना पिस्टन लगा के रखा हुआ है। ये देखो ये पिस्टन है, ये हमारा पिस्टन है, और इसमें भी ये हमारा पिस्टन है। ये अब इसके अंदर में भरा हुआ है क्या? वाटर। ये हमारा वाटर है, इसके अंदर पूरा वाटर भरा हुआ है, और इसके अंदर भरी हुई है एयर। एक बात बताओ, किसको आपको सेम हाइट तक के दबाने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? वाटर को, क्योंकि वाटर जो है ना बहुत ज्यादा रेजिस्ट करेगा। चेंज इन वॉल्यूम उसमें भी हो जाएगा, लेकिन बहुत मामूली सा होगा, आप बहुत ज्यादा फोर्स भी लगाओगे तो। एयर में तो बड़े मजे मजे से आप उसका पूरा लेंथ कम कर दोगे, उसका एयर कॉलम कहते हैं इसे। वो वाटर कॉलम है, ये एयर कॉलम है। तो आप जानते हो आपको पानी पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि कंपैरिजन है यार, ऐसा काम हम कभी करते नहीं है। लेकिन अगर पूछे तो वाटर जो है ज्यादा इलास्टिक है। ठीक है, लिखिएगा, वाटर इज मोर इलास्टिक देन एयर। वाटर इज मोर इलास्टिक देन एयर as volume change in water is less, as volume change in water is less for same applied pressure। उसके बाद तीसरी एक और चीज है जिसके लिए y की वैल्यू ज्यादा होती है, वो ज्यादा इलास्टिक होता है, वो भी एक पहचानने का तरीका है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, greater the value of modulus of elasticity, more elastic is the material। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, गैसेस बीइंग मोस्ट कंप्रेसिबल। गैसेस सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होती है, उनको आप सबसे आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके एटम्स के बीच में ना बहुत ज्यादा गैप होता है। उससे कम गैप होता है लिक्विड के एटम्स के बीच में, और उससे भी कम गैप होता है सॉलिड के एटम्स के बीच में। देखो इस क्लास में, पूरी क्लास में अगर सिर्फ 5 बच्चे बैठे हो, एकदम दूर दूर बैठे हो, मैं उनको डांट के एकदम पास में बुला के एक बेंच में बिठा सकता हूँ, है ना? लेकिन अगर इस क्लास में 15 बच्चे बैठे होते, तो क्या मैं उन्हें एक बेंच में बिठा पाता? नहीं। चलो जैसे तैसे बिठा दिया, एक के ऊपर एक कुछ भी करके, लिक्विड है। लेकिन मान लो 500 बच्चे बैठे होते तो अब तो नहीं बिठा सकता था। कम से कम 4-5 बेंच तो लगती 500 बच्चे बिठाने के लिए। तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे उनको और पास लाना मुश्किल होता है। लिखिएगा, गैसेस बीइंग मोस्ट कंप्रेसिबल आर लीस्ट इलास्टिक। सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल है लेकिन सबसे कम इलास्टिक है। while solids are most elastic। while solids are most elastic। बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू होती है ना सॉलिड के लिए सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड्स के लिए। मैंने अभी अभी आपको ऊपर एक पॉइंट लिखाया था जिसके लिए भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज्यादा होती है, वो ज्यादा इलास्टिक। ये कौन सा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। अगर आपको पूछे कि इसको सही ऑर्डर में जमाओ, क्वेश्चन ना थोड़ा सा घुमा फिरा के देगा, ऐसे देगा कि गैसेस जो होती है वो सबसे ज्यादा कंप्रेस हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो उनकी इलास्टिसिटी का जो रेशियो है ना, उसको आप सही ऑर्डर में जमा के दिखाइए। अच्छा, सबसे ज्यादा कंप्रेस हो सकती है, तो ना दिमाग में भी आता है गैसेस के लिए सबसे ज्यादा होगा, जबकि उल्टा है। ठीक है, लिखिएगा अगला पॉइंट, इलास्टिसिटी ऑफ अ रिजिड बॉडी इज। अब मुझे बताओ इलास्टिसिटी ऑफ रिजिड बॉडी कितनी होती होगी? अगर बॉडी रिजिड बॉडी है तो उसकी इलास्टिसिटी मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, या तो जीरो होगी या तो इन्फिनिटी होगी। क्या होगी? बताओ। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी वाले कितने हैं? अच्छे से हाथ ऊपर उठाओ। जीरो वाले कोई मेरे साथ? एक बात बताओ,
हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई इंटू स्ट्रेन। तो यहां से इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। कितना भी दबा लो रिजिड बॉडी को, उसमें कोई चेंज इन डायमेंशन होगा? नहीं होगा। तो स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी? जीरो। समथिंग अपॉन जीरो यानी इंफिनिटी। तो रिजिड बॉडीज हमेशा कॉन्सेप्ट के थ्रू जाया करो। किसकी वैल्यू पूछ रहे हो सर? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। किसके लिए? रिजिड बॉडी। अच्छा, रिजिड बॉडी वही जिसमें स्ट्रेन नहीं आती? हाँ वही। अच्छा, स्ट्रेन नहीं आती तो सर इंफिनिटी होगा। मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इलास्टिसिटी ऑफ अ रिजिड बॉडी इज इनफाइनाइट। एग्जाम्पल लिख लेना, डायमंड। डायमंड ना बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होता है। जितना एटम पास आ सकते थे ना, वो पास आ चुके हैं। अब उनको कितना भी दबाओ वो और पास नहीं आएंगे। जैसे 15 बच्चे बैठ गए बेंच पे, अब कितना भी मैं डांटू वो 15 से 16 कभी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। नेक्स्ट हेडिंग नए पेज में लिखना बढ़िया, क्योंकि इसमें हमको एक ग्राफ बनाना है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको एक ग्राफ बनाने के लिए बोलेगा और उसके अलग अलग पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए कहेगा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लिखेगा इसमें, if by gradually increasing the load, if by gradually increasing the load on a vertically suspended metallic wire, vertically suspended metallic wire, metallic wire, comma, a graph is plotted between stress, a graph is plotted between stress and longitudinal strain, stress and longitudinal strain, stress and longitudinal strain, then we get, then we get the curve shown below. तो देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसमें एक वर्टिकली हैंगिंग एक वायर था, ये एक वायर था। इसके ऊपर हम ना फोर्स लगाना शुरू करने वाले हैं। स्टार्टिंग में इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया 0, तो इसके लिए चेंज इन लेंथ भी कितना था? 0। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो इसके लिए स्ट्रेस की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0। और स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन की वैल्यू भी हो जाएगी 0। लेकिन जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे चेंज इन लेंथ बढ़ने लगेगी। तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगी वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ने लगेगी। तो जब डायग्राम बनाया गया ना, तो देखा गया कि डायग्राम तो शुरू हो रहा है 0 से, क्योंकि जब स्ट्रेस 0 थी तो स्ट्रेन भी 0 था। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या है? स्ट्रेन। और यहाँ पे कौन है? स्ट्रेस। तो शुरुआत में तो दोनों एकदम ऐसे बढ़ रहे थे, जितना वो बढ़ रहा है उतना ही ये बढ़ रहा है। तो एक लाइन के पैटर्न में इन लोग आपस में रिलेटेड थे। ये ग्राफ ऑब्टेन किया गया एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली जब ये ग्राफ बनाया गया ना अलग अलग वैल्यूज के लिए, तो देखा कि यहां से यहां तक की एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो इस डायग्राम को बनाओ पहले, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बाद ये डायग्राम थोड़ा सा और चेंज होता है। मैं अलग कलर से बना रहा हूं दिखाने के लिए आपको, लेकिन आपको क्या करना है? सेम उसी से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये डायग्राम आगे चल के थोड़ा सा ऐसा कर्व हो जाता है थोड़ा सा। तो यहां पे देखो एक पॉइंट मिला है हमको, इस पॉइंट का मैं बाद में नाम बताने वाला हूं, इस वाले पॉइंट का। उसके बाद यहां पे एक और पॉइंट मिला है, इस वाले पॉइंट का भी मैं बाद में नाम बताऊंगा। अभी डायग्राम बना लो, फिर सब पॉइंट्स को हम लोग डिफाइन करेंगे। इसके बाद ये आगे की तरफ और जाता है ऐसा,
उसके बाद फिर ऐसे ऊपर जाके फिर ऐसे आ जाता है। यहां पे देखो मैंने 1 2 3 4 5 पॉइंट आपको दिखाए हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम लोग नाम दे देते हैं। इन पॉइंट को हम लोग को नाम देना है। इस वाले पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट पी, इस वाले पॉइंट को हम नाम दे देंगे पॉइंट ई, इसको हम नाम दे देंगे ए, इसको नाम दे देते हैं बी, और इसको नाम दे देते हैं सी। ऐसा नाम क्यों दिए? क्योंकि ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी है, इसलिए इनका नाम पी और ई है, अलग से दिख रहा है। बाकी एबीसी का नाम हम ऐसे रख दिए। ठीक है, तो अभी नाम लिखो। उसके बाद ये वाला जो रीजन होता है ना, ये बाद में आप लोग बना लेना, ये बोर्ड पे ऐसे कैसे ही रहेगा कि ये वाला जो रीजन होता है ये समझने वाली बात है। क्यों? इसको आप लोग बाद में बनाना, अभी नहीं। पता है ये वाला जो इलाका होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक रीजियन। इलास्टिक रीजन। और इसके बाद का यहां तक का जो इलाका होता है ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिक रीजन। ये वाला जो इलाका होता है इसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन। चलो अभी हम लोग एक एक करके इसका पॉइंट लिखते जाते हैं। लिखिएगा, प्रोपोर्शनल लिमिट ब्रैकेट में पी, प्रोपोर्शनल लिमिट। लिखिएगा, द लिमिट एट विच, द लिमिट इन विच, द लिमिट इन विच हुक्स लॉ इज वैलिड। देखो आपके पास ना क्वेश्चन आएगा कि हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू, वैलिड अप टू नंबर 1 प्रोपोर्शनल लिमिट, नंबर 2 इलास्टिक लिमिट, नंबर 3 यील्डिंग पॉइंट, नंबर 4 मान लो ब्रेकिंग पॉइंट। पहला लिखा है मैंने प्लास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट और ये ब्रेकिंग पॉइंट। तो आपको ऑप्शन क्या लगाना है? प्रोपोर्शनल लिमिट। कहां तक के वैलिड होता है हुक्स लॉ? प्रोपोर्शनल लिमिट। पर कई बार क्या होता है एग्जाम में प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं दिया होता, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट और कुछ दे देगा। तो जब प्लास्टिक लिमिट सॉरी प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं दिया है ना, तभी आप किसको लगाएंगे? इलास्टिक लिमिट को। क्योंकि ये दोनों ना बहुत क्लोज होते हैं। यहां तो मैंने इनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस दिखा दी है, अदरवाइज हुक्स लॉ को ना हम लोग क्या बोल देंगे, वो इलास्टिक लिमिट तक की भी वैलिड है। लेकिन सही आंसर क्या है? प्रोपोर्शनल लिमिट। अगर प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं दिया है तो क्या लिखेंगे? इलास्टिक लिमिट। लिखिएगा, द लिमिट इन विच हुक्स लॉ इज वैलिड एंड स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, and stress is directly proportional to strain is called proportionality limit। तो ये यहां से यहां तक की खास बात क्या है कि ना इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। यहां से यहां तक की एक खास बात है कि यहां पे हुक्स लॉ वैलिड करता है। तो यहां पे पता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये कहां तक के होता है? सिर्फ पॉइंट पी तक के, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये प्रोपोर्शनल है ना इसके, तो भाई जहां तक के स्ट्रेट लाइन है वहीं तक के ये फॉलो करेगा। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक के हुक्स लॉ वैलिड करता है। नाम से ही पता चल रहा है हुक्स लॉ क्या है? स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो प्रोपोर्शनलिटी लॉ है ना, वो कहां तक के वैलिड होगा? जहां तक की स्ट्रेट लाइन है, बात खत्म। उसके आगे तो अब लाइन है नहीं, और ये लाइन का ही इक्वेशन है। ये देखो, अगर इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करोगे तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, y इज इक्वल्स टू एम एक्स। लाइन का इक्वेशन है ना, तो जहां तक लाइन है वहां तक के वैलिड है, बात खत्म। उसके बाद लिखिएगा अगला इलास्टिक लिमिट।
तो भाई अगर आपने यहां तक के स्ट्रेस दे दी ना तो वापस से ये यहां पे पहुंच जाएगा, यहां तक के स्ट्रेस दे दी तो भी पहुंच जाएगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक के दे दी तो भी ये वापस से ना अपने पुराने शेप और साइज में पहुंच जाएगा। क्या इसके आगे मैंने और बढ़ गया तो ये अपने वापस शेप और साइज में पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा, क्योंकि अभी इलास्टिक लिमिट नहीं आई है। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता है? वापस से अपने शेप और साइज को रीगेन कर लेना। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के बाद भी इसके ऊपर आपने स्ट्रेस लगाई तो वापस से ना ये अपने साइज को और शेप को रीगेन कर लेगा अगर आपने लोड हटा दिए। लेकिन ये प्रॉपर्टी कहां तक वैलिड है? इलास्टिक पॉइंट तक के। एक ऐसा पॉइंट आएगा उसके ऊपर अगर आपने स्ट्रेस लगा दिए तो वापस से ये अपना शेप और साइज रीगेन नहीं कर पाएगा। तो वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस वही क्या कहलाएगी? इलास्टिक लिमिट। मैक्सिमम इतनी स्ट्रेस आपने लगा दी। लिखिएगा, द मैक्सिमम स्ट्रेस विच ऑन रिमूविंग, the maximum stress which on removing the deforming force, the maximum stress which on removing the deforming force makes the body, makes the body to recover, makes the body to recover completely its original state। तो भैया स्ट्रेस की वो मैक्सिमम वैल्यू जिसके बाद भी अगर आपने फोर्स हटा दिया तो वो अपने ओरिजिनल शेप को, स्टेट को रीगेन कर ले, वही क्या कहलाएगा? इलास्टिक लिमिट कहलाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए, इसके बाद अगला जो आ जाता है, ये जो हमारा पॉइंट नंबर ए दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट, चलो लिखिएगा, द पॉइंट बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, द पॉइंट बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट at which the length of wire starts increasing। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। द पॉइंट बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट at which the length of wire starts increasing, increasing without increasing stress is known as, is known as द यील्ड पॉइंट। बट एक्चुअल में ऐसा एकदम से नहीं होता, थोड़ी सी स्ट्रेस देना पड़ता है। अब होता क्या है कि जैसे कि मान लो एक पुलिस स्टेशन है, वहां पे पुलिस वाले बैठे हुए हैं, किसी एक से कुछ तफ्तीश कर रहे हैं। उसको एक थप्पड़ मारे, वो बिल्कुल सच्चाई नहीं उगल रहा है, दो मारे, तीन मारे, चार मारे, फिर घर चले गए, वो वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गए। कल तो फिर से चार थप्पड़ खा लूंगा। अगले दिन फिर आया, अब इस बार ना 6 थप्पड़ मारे, फिर भी कुछ नहीं बताया उसने। पुलिस वाले घर चले गए, वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गया, सुस्ता गया। अगले दिन 10 मारे तो भी वो वापस से पहुंच गया। एक दिन ऐसा आया कि 12 थप्पड़ मारे, लेकिन वापस से वो अपनी पुरानी स्टेट में आ गया। अगले दिन गए, 12 तक के मारे, जैसे ही 13वां थप्पड़ मारे उसने बोला रुको 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 रुको, जो जो चाहिए मैं सब बताऊंगा और बिना मारे बताऊंगा। तो देखो, हमने कोई स्ट्रेस ही नहीं लगाई लेकिन हमें स्ट्रेन मिलती जा रही है। तो हम अभी उसे और थप्पड़ नहीं मार रहे, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन मिलते जा रही है। मिलते होगा कि नहीं होगा? तो वैसे ही मटेरियल के साथ होता है कि मटेरियल के ऊपर आपने स्ट्रेस लगाते चले गए, लगाते चले गए, उसने बहुत रेजिस्ट किया, मैं नहीं बढ़ूंगा, मैं नहीं बढ़ूंगा, नहीं बढ़ूंगा, छोड़ोगे तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाऊंगा। एक ऐसा टाइम आता है जब वो बेचारा थक जाता है, और उसके बाद ना आप हल्की सी स्ट्रेस लगाओ तो भी उसका इलोंगेशन होने लगता है। तो समझ गए? तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि एक ऐसा पॉइंट आ जाता है, एक ऐसी स्ट्रेस तक के आपको पहुंचना है। हमारे साथ भी वैसे ही होता है। पता है, जब हम शुरू शुरू में पढ़ना शुरू करते हैं तब ना हमारी बॉडी बॉडी बहुत रेजिस्ट करती है, दिमाग नहीं चाहता आप पढ़े। वो आपको सोचता है कि आप भाई मोबाइल उठाओ यार, क्या देखो नोटिफिकेशन आया है इंस्टाग्राम का, वो पहले चेक कर लो, यूट्यूब वगैरह में किसी में रील्स वगैरह देख लो, बहुत रेजिस्ट करता है। लेकिन जब आप उसे दरकिनार करते हुए जब एक पॉइंट तक के पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर कुछ भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ जाए वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आप अपने रास्ते पे बढ़ते चले जाएंगे।
है ना। चलो लिखो इसके बारे में। अच्छा लिखवा दिया मैंने कि एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिसके बाद ना बिना स्ट्रेस बढ़ाए हमको स्ट्रेन मिलने लगती है। तो अगर आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो स्ट्रेस, देखो यहां से लेके यहां तक की सिर्फ थोड़ी सी स्ट्रेस बढ़ी है, लेकिन स्ट्रेन देखो कितनी ज्यादा बढ़ गई है। ये तो आपको दिखाने के लिए था, एक्चुअल डायग्राम पता है ऐसा बनता है, ऐसा, ये ऐसा। स्ट्रेस सिर्फ इतनी सी बढ़ती है और स्ट्रेन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। एक्चुअल डायग्राम ऐसा होता है, लेकिन हम ऐसे ही बना के संतुष्ट हैं अभी। अगला लिखिएगा, ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट, और इसमें लिखिएगा सी। ये जो सी पॉइंट है ना, ये ब्रेकिंग पॉइंट है। सी के ऊपर देखो स्ट्रेस कितनी है। सी के ऊपर स्ट्रेस जो है, मान लो वो है 100, तो सी के ऊपर वो टूट रहा है। लेकिन फिर बच्चों के मन में ख्याल आता है, सर पॉइंट बी पे तो उससे भी ज्यादा स्ट्रेस है, ज्यादा स्ट्रेस में क्यों नहीं टूटा और कम स्ट्रेस में ही क्यों टूट रहा है। मन में क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, कि सर जहां पे वो ब्रेक हो रहा है वहां पे तो स्ट्रेस कम है सर, वो तो ज्यादा स्ट्रेस को झेल चुका है, कम स्ट्रेस पे क्यों टूट रहा है। इसका आंसर मैं बताऊंगा, अभी लिखो ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रैकेट में लिखेंगे सी, द पोजीशन व्हेन द स्ट्रेन बिकम्स, द पोजीशन व्हेन द स्ट्रेन बिकम्स सो लार्ज, इतनी ज्यादा स्ट्रेन हो चुकी है, द पोजीशन व्हेन द स्ट्रेन बिकम्स सो लार्ज दैट दैट द वायर, द वायर ब्रेक्स डाउन एट लास्ट, आखिरी में टूट ही जाता है, ब्रेक्स डाउन एट लास्ट, इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट, इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट। अब इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। अब मैं उस पॉइंट बी की बात करने वाला हूं, लिखिएगा द मैक्सिमम स्ट्रेस करेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट बी, हाँ पॉइंट बी ना, द मैक्सिमम स्ट्रेस करेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट बी is called ultimate tensile strength, ultimate tensile strength, ultimate tensile strength। तो जो मैं बता रहा हूं उसको नोट नहीं करना है आपको, बस समझ जाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो जब हम ग्राफ बना रहे हैं तो हमको ना ग्राफ कुछ ऐसा टाइप का मिल रहा है, और यहां पे जाके वो ब्रेक हो रहा है। तो हमें यही समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी ज्यादा स्ट्रेस को तो बियर कर लिया, ये देखो इसके करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस ज्यादा है ना, और कम स्ट्रेस पे जाके क्यों टूट रहा है। तो एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमारी कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है। हम लोग स्ट्रेस को कैसे निकालते हैं, स्ट्रेस निकालने का हमारा फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। यही फॉर्मूला यूज करते हैं ना हम लोग, फोर्स अपॉन एरिया। क्या हुआ, देखो मैं रीजन बता रहा हूं अभी। हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां पे जाने के बाद क्या होता है पता है, एरिया ना, अब देखो आप इसको खींच रहे हो यार, स्ट्रेन इतनी ज्यादा आ गई है, तो एरिया में ना बहुत ज्यादा चेंज होना शुरू हो जाता है। एरिया बहुत ड्रास्टिकली चेंज होने लगता है, बहुत कम। लेकिन पता है फॉर्मूले में हम लोग क्या पुट करते हैं, वही पुराना वाला एरिया जो कि ज्यादा था। भाई पहले तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है ना, जब खींचूंगा तो इसका एरिया चेंज होने लगेगा। यहां तक कि बहुत ज्यादा एरिया चेंज नहीं होता, लेकिन इस पॉइंट के बाद ना एरिया बहुत ज्यादा तेजी से कम होने लगता है। लेकिन हम क्या वैल्यू रखते हैं, हमेशा ज्यादा वाली। तो भाई ज्यादा वैल्यू, नीचे डिनोमिनेटर को आप बड़ा कर दोगे तो भाई ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगी, कम मिलेगी ना। तो पता है एक्चुअल वैल्यू को भी रख के एक और ग्राफ बनाया गया कि चलो इस बार हम क्या करते हैं, रियल टाइम एरिया इसका रख के देखेंगे। क्या किया उन्होंने, डिवाइस वहां लगा के रखी जो उसका ना रियल टाइम का डायमीटर बता देती थी।
तो रियल टाइम का एरिया रख के जब डायग्राम बनाया गया ना, ये वाला ग्राफ, तो ये वाला ग्राफ ऐसा टाइप का बना, यहां तक के जाने के बाद ये ऐसा जाने के बाद ये ऊपर ही जा रहा था। ये वाला पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट सी है, लेकिन हमें पॉइंट सी इधर नीचे क्यों मिल रहा है? क्योंकि एरिया ना हम लोग इंस्टेंटेनियस एरिया नहीं रख रहे हैं, हम लोग एरिया कौन सा रख रहे हैं? वही पुराना वाला, जबकि एरिया तो कम हो चुका है। इसकी वैल्यू जितनी छोटी होगी स्ट्रेस की वैल्यू उतनी ज्यादा मिलेगी ना, इसी वजह से। लेकिन आपको ये याद नहीं रखना है, बस वो मैंने आपका क्यूरियोसिटी के लिए बता दिया कि ऐसा होता है। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, प्यार से यहाँ पे एक डैश 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 लाइन बना लो और इसको लिख लेना इलास्टिक रीजन। यहाँ पे भी ये डैश 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 लाइन और इसको लिख लेना प्लास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन का मतलब ये होता है कि वहां से ना बॉडी अपना शेप रिकवर कर लेती है। प्लास्टिक रीजन में अगर वो चले गई तो वापस से अपनी पुरानी स्टेट में तो नहीं पहुंच पाएगी। अच्छा, आप में से कोई इसका स्लोप निकाल सकता है क्या? ये वाला स्लोप थीटा कोई निकाल सकता है? हम्म, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का ये क्या है? स्लोप। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लेकिन यहाँ पे y की जगह पे क्या है? स्ट्रेस है, और x की जगह पे क्या है? स्ट्रेन है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स, इसकी जगह हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेस इज इक्वल टू एम स्ट्रेन। स्ट्रेस इज इक्वल टू एम स्ट्रेन। m क्या है? स्लोप होता है। और m की जगह पे क्या दिख रहा है हमको? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अगर आपसे कोई पूछे इसका स्लोप क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? भैया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ही इसका स्लोप होता है। समझ में आया ना? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ही इसका स्लोप है। पूछता है एग्जाम में 1 मार्क पे, लिख लो इसको। हाँ, हाँ, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आ, जाके अभिषेक बच्चन को बुला के लेके आओ, या उसके बदले में ये भी बोलूं कि जाके अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बेटे को लेके आओ, बात तो एक ही, बट ज्यादा सही क्या है? हाँ, तो अगर आपसे पूछे स्लोप क्या है, तो आप बोलोगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्लोप। लेकिन अगर आप बोलोगे रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन इज नोन एज, तो वैसे में मजा नहीं आ रहा है। हमको पता है मॉडुलस रेशियो क्या कहलाता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है, तो हम सीधे उसी का नाम लेंगे। लिख लेना स्टार पॉइंट, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। और अगला स्टार पॉइंट लिख लेना। अच्छा बताओ, इस वायर को हमने खींचा है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो गई है। कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? बताओ बताओ बताओ। वो ग्रेविटेशन में था, यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी वो वाली है, अरे कल ही हमने किया था पोटेंशियल एनर्जी। आप लोगों ने न्यूमेरिकल भी किया था। हाफ, हाफ, एक और फॉर्मूला यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन दिख रहा है ना। चलो पेज पलट लो, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन था वैसे फॉर्मूला। याद आया? हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी को आप कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे ये जो एरिया है ना, अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो भी आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। अगला स्टार पॉइंट लिखिए, एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज कॉल्ड
इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आया था हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। अब हमने क्या किया, अलग अलग मटेरियल को उठाते चले गए और सबके लिए ना यही वाला एक्सपेरिमेंट दोहराए, लेकिन सबके लिए कर्व अलग अलग टाइप का बना। तो कुछ मटेरियल के लिए सेम टाइप का बना, कुछ के लिए सेम टाइप का, कुछ के लिए सेम टाइप का। तो हमने इनको अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया। जैसे कि देखो, आप स्टील का वायर लो, इसको खींचो तो इसमें ना बहुत ज्यादा इलांगेशन होता है, उसके बाद ये टूटता है। तो इसको हमने बोल दिया तू डक्टाइल मटेरियल है। लेकिन इसकी जगह पे आप क्या करो, ग्लास लो, कांच का टुकड़ा, उसको खींचो, क्या उसकी लेंथ बढ़ती है? वो टूट जाता है ज्यादा फोर्स लगाने के बाद। तो उसको हमने बोला जा तू ब्रिटल मटेरियल है। तो हमने इलांगेशन देखा, जिसमें 5% से ज्यादा इलांगेशन हुआ ना, उसको हमने बोला तू डक्टाइल है। और जिसमें 5% से कम इलांगेशन हुआ और वो टूट गया, वो क्या कहलाएगा? ब्रिटल मटेरियल कहलाएगा। तो ऐसे करके हम क्लासिफाई करते गए। लिखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। नंबर 1 लिखिएगा। नंबर 1, जितने भी मेटल वगैरह होते हैं ना, सब डक्टाइल मटेरियल होते हैं जनरली। डक्टाइल मतलब जिनकी लेंथ अच्छी खासी बढ़ जाएगी जैसे आप इनके ऊपर फोर्स लगाएंगे। डक्टाइल मटेरियल। जो भी हम लोगों ने कर्व बनाया है ना, वो डक्टाइल मटेरियल के लिए बनाया है। हमने माइल्ड स्टील का वायर लिया था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। उसके लिए फिर से ये छोटा सा डायग्राम बना लेना अपनी कॉपी में, वहीं पे बाजू में छोटा सा, एकदम आपको समझ में आना चाहिए। ये ऐसा डायग्राम आपने बना लिया। दीज आर द मटेरियल्स, these are the materials which shows large plastic range, large plastic range beyond elastic limit, beyond elastic limit. Elastic limit इस फुल स्टॉप लगा के लिखना। For such materials, the breaking point is, for such material, breaking point is, breaking point is widely separated, मतलब बहुत दूर है इलास्टिक पॉइंट से, है ना। Widely separated from the point of elastic limit, from the point of elastic limit, from the point of elastic limit. इन मटेरियल को ही ना आप स्प्रिंग बनाने के लिए या शीट वीट बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल लिखना, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा, नंबर 1 तो हमने लिख लिया था डक्टाइल मटेरियल। नंबर 1 लिखिएगा इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स। ये जितने रबर वगैरह है ना, ये सब कुछ इस कैटेगरी के होते हैं, इलास्टोमर्स। आप लोग अलग डायग्राम बनाना, मैं एक ही डायग्राम में दिखा रहा हूं ताकि आप लोग कंपेयर कर पाओ। आप लोग अलग डायग्राम बनाना, इसके बाजू में भी छोटू सा एक डायग्राम बनाना। ये क्या होता है, बहुत जल्दी से ना छोटी सी स्ट्रेस में इनमें बहुत ज्यादा इलांगेशन आ जाता है। जैसे कि रबर है, मम्मी जो बालों में रबर लगाती है उसको देखना, थोड़ा सा स्ट्रेस दोगे उसमें जम के इलांगेशन हो जाता है, और उसका कर्व ना कुछ इस तरीके का होता है। ये इलास्टोमर्स है। देखिएगा, द मटेरियल्स फॉर विच, द मटेरियल्स फॉर विच stress and strain variation is not straight line,
द मटेरियल्स फॉर विच स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वेरिएशन, या स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ कुछ भी लिख सकते हैं, stress and strain variation is not a straight line, not a straight line within elastic limit, within elastic limit, full stop. The elastic region is very large, the elastic region is very large. और पता है इनका जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है ना, इनकी इलास्टिक लिमिट के बिल्कुल पास होता है। आप रबर बैंड को देखना, खींचते चले जाओ, खींचते चले जाओ, खींचते चले जाओ, जब वो खिंचाना बंद होता है ना, उसके बाद ये तुरंत टूट जाता है। जब तक वो खींच रहा है, उसके बाद छोड़ोगे तो वापस से अपनी पोजीशन रीगेन कर लेता है। मतलब उसकी इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट के बीच में ना ज्यादा गैप नहीं होता। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट मेरी तरफ से ऐड कर लेना कि ब्रेकिंग पॉइंट इज वेरी क्लोज टू इलास्टिक लिमिट। खींचना बंद हुआ और फिर तुरंत वो टूट जाता है। आप रबर बैंड को घर जाके खींच के देखना, आपको ना फील हो जाएगा कि बस अभी ये टूटने ही वाला है। जब वो खींचना बंद होता है फिर टूट जाता है। लेकिन कांच, ग्लास, आप देखना उसको खींचते जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा, वो पट से अचानक से टूट जाएगा। पता ही नहीं चलता कि वो टूटने ही वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना, रबर, रबर। इसका एक और एग्जाम्पल है, वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा था। वो था हमारे हार्ट से जो लार्ज वेन्स हैं जो कि ब्लड को लेके जाती है सारे ऑर्गन्स तक के, वो भी इलास्टोमर का एग्जाम्पल है। चाहो तो उसको लिख लो, लार्ज वेन्स, लार्ज वेन्स कैरिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट। ये भी, पर ये फिजिक्स का टॉपिक है, ये बायोलॉजी में मत पूछेगा कि ये कौन सा मटेरियल है। ये फिजिक्स का टॉपिक है ना। इसके बाद लिखिएगा ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल। जैसे हमारा कांच होता है, ईंट होता है, ये सब क्या है, ब्रिटल मटेरियल है। इनमें ज्यादा इलोंगेशन आपको देखने नहीं मिलेगा, लेकिन ये ना बहुत ज्यादा फोर्स बियर कर लेते हैं और फिर अचानक से टूट जाते हैं। तो इनका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। कुछ इस तरीके से बनता है। देखो ज्यादा इनमें स्ट्रेन नहीं आती। आप ग्लास को खींचने की कोशिश करोगे, वो लोड तो बियर कर लेगा अच्छा खासा, लेकिन उसमें ज्यादा स्ट्रेन नहीं आएगी, मतलब चेंज इन लेंथ नहीं आएगा। उसके पहले ही वो टूट जाएगा। जहां ग्राफ खत्म हुआ मतलब वहां वो टूट गया। लिखिएगा द मटेरियल्स विच शोज वेरी स्मॉल प्लास्टिक रेंज, the materials which shows very small plastic range beyond elastic limit, full stop। इनमें भी लिख लेना, for such materials breaking point lies close to elastic limit, breaking point lies, LIES। हम रिपीट कर रहा हूं, the materials which shows very small plastic range beyond elastic limit, full stop। For such materials the breaking point lies close to elastic limit, close to elastic limit। एग्जाम्पल लिखना, कास्ट आयरन, ग्लास। एक लिख सकते हैं कास्ट आयरन, और एक एग्जांपल लिख सकते हैं क्या, ग्लास। ये सारे मटेरियल ब्रिटल होते हैं, ये टूट जाते हैं लेकिन इनमें इलोंगेशन नहीं होता है ना। इसके बाद एक छोटू सा टॉपिक बचा है, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्टिंग में उसको 10 मिनट में खत्म कर लेंगे और उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, और कुछ, क्या बोले? हाँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर ना मैं पूरे आपके ग्रुप में अभी भेज दूंगा थोड़ी देर में, कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको बना के लाने हैं नेक्स्ट क्लास में।
अगर ज्यादा डाउट हुए, जो बच्चे ऑनलाइन है वो मुझे भेज सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं बने, तो उन क्वेश्चन को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट आउट नहीं आया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, नया चैप्टर शुरू कर देंगे। कोशिश करना लेकिन जो क्वेश्चन नंबर में भेजूं वो सारे आप लोग बनाओ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू बच्चों।